मिलना चाहिए उस फॉर्मेट में नहीं मिलेगा। जो वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी, उन्होंने साफ लिखित में बयान दे दिया है और अब ये नहीं होना है, आगे विशेष पैकेज की बात है। इन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे। पलायन है, 8 लोगों को मिला है यहाँ कितना डेवलप करा पाइएगा आप लोग? डबल इंजन की सरकार है। देखिए, जब हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं तो बिहार में TRE 3 की परीक्षा का शायद अंतिम दिन है जी। तो बिहार तो पिछले 20 साल से ये करने का काम किया, चाहे वो फ्रेट इक्वलाइजेशन के नाम पे हो या कुछ और पॉलिसी के नाम पे हो। तो मुझे लगता है, ये एनडीए को लगता है कि एक बार हम लोग को ये मौका मिलना चाहिए ताकि हम भी ये बता सकें कि हम बाकी राज्यों की तुलना में कहीं से भी कमजोर नहीं है। कार्यकारिणी की बैठक और जब उनका स्वागत समारोह चल रहा था, उसी बीच में उन्होंने 2-3 बातें कह दी जो एनडीए को लेकर के काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। विपक्ष को एक मौका मिल गया है। उन्होंने नीतीश कुमार की पिछली बातों की चर्चा कर दी कि उन्होंने कहा हमको विलय करने के लिए कहा था, हमको बात नहीं। इसलिए बात ही मैं कह रहा हूँ कि जीतन राम मांझी जी हों या उपेंद्र कुशवाहा जी हों या चिराग पासवान जी हों या बीजेपी हो या जदयू हो, आप देखेंगे कि हर पार्टी एक दूसरे के साथ बिहार की तरक्की को लेकर के बात कर रहा है। चलिए, आप उस दिन बीमार थे, आज सदन का पहला दिन है, आज आप थे। बिहार के डेवलपमेंट को लेकर के, बिहार की तरक्की को लेकर के, बिहार के सवाल को लेकर के 5 दिन का मानसून सत्र है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। भारत लाइव देख रहे हैं और आज मेरे साथ राहुल जी हैं। चुनाव के बाद पहली बार हमारा इनका सामना हो रहा है। लोकसभा चुनाव में काफ़ी मेहनत किए, इतना मेहनत की है कि पूरे लगभग बिहार का दौरा इन्होंने किया है और इनकी पूरी टीम, चाहे वो खगड़िया की बात कर लें या फिर काराकट की बात कर लें, लगातार ये लगे रहे और अपनी पार्टी के साथ साथ जो ज़मीनी बातें थी उसको लेकर के युवाओं के बीच में बहुत सा इन्होंने काम किया है, जिसकी चर्चा काफ़ी हुई। हमने चुनाव के दरमियान भी चर्चा किया था और हमारे संपादक नमन मिश्रा जी हों या फिर और भी जो हमारे रिपोर्टर हैं, जब क्षेत्रों में गए तो इनसे मुलाकात हुई और कॉन्फिडेंस थे कि इस बार अच्छा रिजल्ट होगा। मिला जुला करके रिजल्ट को अगर देखा जाए, जिस तरह की परिस्थितियां बनी थी तो ठीक ही है, लेकिन सबसे बड़ा इन लोगों के लिए, खास करके इनकी पार्टी के लिए, उपेंद्र कुशवाहा का हारना हो गया। लेकिन खैर, वो भी अब रास्ता लगभग पटना से दिल्ली तक जाने की तैयारी हो चुकी है, राज्यसभा भेजे जा रहे हैं। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि सब कुछ ठीक हो गया, एनडीए में रहने की बात भी हो गई, कौन हराया कौन जिताया, इन सारे मुद्दे से बाहर निकल चुके हैं। लेकिन अब जो मुद्दा है वो बिहार से जुड़ा हुआ है और बिहार से जुड़ा हुआ है तो खास करके एक युवा से ये पूछना ज़्यादा बेहतर होता है कि अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता है और नहीं मिलता है। हालांकि जब हम बात कर रहे हैं तो ये क्लियर हो गया है कि विशेष राज्य का दर्जा जिस फॉर्मेट में मिलना चाहिए उस फॉर्मेट में नहीं मिलेगा। जो वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी, उन्होंने साफ लिखित में बयान दे दिया है और अब ये नहीं होना है, आगे विशेष पैकेज की बात है। इन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे। पलायन है, 8 लोगों को मिला है यहाँ मंत्रालय, इन सारी चीज़ों को लेकर के बिहार कैसे आगे बढ़ेगा और उसमें इनकी पार्टी की भूमिका क्या होगी, कितना ज़्यादा ये लोग अपनी बातों को रख पाएंगे, मजबूती से रख पाएंगे और मनवा पाएंगे, इन सारी बातों की चर्चा हम करेंगे। इसके साथ साथ और भी कई मुद्दे हैं जिस पर हमारी बात होगी। तो सबसे पहले तो राहुल जी, चुनाव हार के बाद आप लोग अब उससे लगता है कि उभर चुके हैं, अब बिहार के साथ क्या होगा, बिहार को आगे कैसे डेवलप करना है, आ रहा है विधानसभा का चुनाव, उसको लेकर के रणनीतियाँ बन रही है, क्या है, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय तक 1 साल का समय बचा, उसमें बिहार कितना डेवलप करा पाइएगा आप लोग? डबल इंजन की सरकार है। देखिए, जब हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं तो बिहार में TRE 3 की परीक्षा का शायद अंतिम दिन है जी। तो बिहार तो पिछले 20 साल से या कहीं कि पिछले 18-19 सालों से एक फॉर्मेट पे काम कर रहा है। वो फॉर्मेट बहुत क्लियर है। क्लियर ये है कि बिहार की हर जनता, चाहे वो छोटी बच्चियां हों, महिलाएं हों या युवा हों, उनको मुख्य धारा में विकास से कैसे उनको जोड़ा जाए, इसके लिए लगातार काम किया जा रहा है। और TRE 3 की चर्चा मैंने इसलिए किया क्योंकि पिछले चुनाव में आपको याद होगा कि एक खास विपक्षी दल के नेता, जिनको मैं कहूं कि जिनको जनता ने मैंडेट दिया मुख्य विपक्षी दल के नेता के तौर पर,
लेकिन वो ट्विटर और विदेश यात्रा से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई लाखों लोगों को नौकरी उन्होंने दी, और आज जब एनडीए की सरकार है बिहार के अंदर, तो टीआरई 3 के जरिए लगभग 1 लाख शिक्षकों को नौकरी फिर से मिलने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से बिहार ने एक मॉडल चुना है कि अपनी इच्छा शक्ति के साथ बढ़ने का, वो पिछले 18 सालों से दिख रहा है, और लगभग 10% का ग्रोथ रेट हर साल रहा है। हम लोग जब यहाँ पर बात करते हैं कि विशेष दर्जा हम लोग को मिले, तो 2012 में कुछ ऐसी पॉलिसी आई थी जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और उस वक्त लालू परिवार भी उस सरकार के हिस्सा थे। उस वक्त कुछ ऐसी चीज़ें बनाई गई जिससे ये तय हो गया कि बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं मिलेगा, लेकिन बिहार की भावना है कि वो भी बाकी राज्यों के साथ दौड़े। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए ने बहुत प्रयास किया, एक बेहतर ग्रोथ की तरफ बढ़े, लेकिन हम अपेक्षित ग्रोथ नहीं ले पाए। अभी भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें या सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ की बात करें, तो वहाँ पे हम काफ़ी पीछे हैं अभी, या कहिए कि सबसे पीछे हैं। तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार की यहाँ पर भूमिका है कि आज़ाद भारत में जिस बिहार को यूपीए ने, कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा ठगने का काम किया, चाहे वो फ्रेट इक्वलाइजेशन के नाम पे हो या कुछ और पॉलिसी के नाम पे हो, तो मुझे लगता है, यह एनडीए को लगता है कि एक बार हम लोग को ये मौका मिलना चाहिए, ताकि हम भी ये बता सकें कि हम बाकी राज्यों की तुलना में कहीं से भी कमज़ोर नहीं हैं। अब रही बात कि आपने राहुल जी, मैं आपको रोकूंगा। ये कब तक आप लोग कहते रहेंगे? 10 साल तो हो गया, अब कब तक आप लोग दोषारोपण करते रहेंगे कि यूपीए की सरकार थी तो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ? ठीक है, देखिए, जो पॉलिसी की बात है मैंने वो बात कही, लेकिन हम लोग अभी भी इस बात को लेकर के बहुत आश्वस्त हैं, आशान्वित हैं कि जिस तरह से नीति आयोग में बिहार के 3 केंद्रीय मंत्रियों को जगह मिली है, उससे आने वाले दिनों में अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पाए तो कम से कम विशेष पैकेज मिले। पहले भी मिला था 1.25 लाख करोड़ का। जी, तो आप हुआ भी कहा बिहार के अंदर तमाम डेवलपमेंट की चीज़ें आपको पिछले 10 साल के अंदर, अगर आप कहें कि हाईवे को लेकर के जिस तरह का डेवलपमेंट आपको पूरे देश में दिखाई दे रहा है, वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये पिछले दिनों तक नहीं दिखाई पड़ता था। मेडिकल कॉलेज जिस तरह से केंद्र की सहायता से बिहार के अंदर बन रहा है, आप देखिए एजुकेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। एजुकेशन का तो बजट मैं कह रहा हूँ कि जब हम कहते हैं कि पहले भी मिला और अब, तो मैं ये बात कहता हूँ कि जो डेवलपमेंट की खिड़की खुली है बिहार के अंदर, ये आज से 20 साल पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता था। आज अगर फूड के क्षेत्र में, अगर फूड प्रोसेसिंग में अगर लोग आ रहे हैं, अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लोग आना चाहते हैं, या फिर सीमेंट कंपनियां आ रही हैं बिहार के अंदर, या फिर एग्रीकल्चर में अगर हम कहें कि इथेनॉल की बात अगर हो, तो बहुत सारा सेक्टर ऐसा है जहां पे बिहार ने एक अपॉर्चुनिटी दिखाई है, और वो बिना केंद्र सरकार की मदद के नहीं संभव है। और जिस तरह से पुलों को आप देखिए, मैं हाईवे की बात मैंने इसलिए किया कि बहुत सारे पुल ऐसे बिहार के अंदर बन रहे हैं गंगा नदी पर, जिससे आपको ये बहुत साफ दिखता है कि बिहार डेवलपमेंट को लेकर के आतुर है। लेकिन अब इसमें स्पेशल स्टेटस अगर मिलता तो बिहार और तेजी से तरक्की करता। वो ना मिले तो कम से कम जो हमारे 3 केंद्रीय मंत्री जो नीति आयोग में हैं, और हमारे जो 8 मंत्री जो बिहार से हैं, हमारे नेता, आपको याद होगा माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा कि जितने मंत्रालय मिले हैं बिहार को, चाहे वो राज्य मंत्री के तौर पर या केंद्र मंत्री के तौर पर, सभी में डेवलपमेंट की भरपूर संभावनाएं हैं, रोजगार की अपार संभावना। कल भी जब सर्वदलीय बैठक हुई दिल्ली के अंदर, संसद भवन के अंदर एनेक्सी में जब ये बैठक हुई, तो उसमें जेडीयू ने बहुत मजबूती से इस सवाल को उठाया, और हमारे नेता ने उस सवाल का समर्थन किया कि अगर स्पेशल स्टेटस नहीं मिलता है तो हमें पैकेज मिलना चाहिए, और हमें पूरा भरोसा है कि ये होगा। जी, ये तो बातें वो हो गई जिन बातों को लेकर के पिछले कई वर्षों से, लगभग हमको लगता है कि 2000 में जब बिहार से झारखंड अलग हुआ, तब से लगातार ये डिमांड चल रहा है। कई बार नीतीश कुमार जी और आपकी पार्टी ने भी इसके लिए आंदोलन भी किए हैं, कई तरह के केंद्र सरकार के पास गए हैं। ये तो एक फॉर्मेट है जिसके तहत बिहार को क्या मिलता है, ये तो 1-2 दिन में पता चल जाएगा।
लेकिन इसके साथ साथ जो जीतन राम मांझी ने कहा, पहले ही जीतन राम मांझी ने कह दिया था कि सर पटकने से कोई फ़ायदा नहीं, पत्थर पे सर मत पटकिए, लेकिन इसके साथ साथ अब कुछ नई बातें भी सामने आ गई हैं। अचानक से अपनी कार्यकारिणी की बैठक और जब उनका स्वागत समारोह चल रहा था, उसी बीच में उन्होंने 2-3 बातें कह दी जो एनडीए को लेकर के काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। विपक्ष को एक मौका मिल गया है। उन्होंने नीतीश कुमार की पिछली बातों की चर्चा कर दी कि उन्होंने कहा हमको विलय करने के लिए कहा था, हमको बाहर जाने के लिए कहा था। इसके साथ साथ उन्होंने एक डिमांड भी रख दिया है एनडीए पर कि वो 25 से 30 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या मांझी जी ने जो सीटों की डिमांड रखी है, तो सत्ता पक्ष को लेकर के आपके मन में या तमाम पत्रकारों के मन में ये है कि सत्ता पक्ष में कहीं न कहीं विवाद है जी। मैं आपको बहुत भरोसे के साथ मैं कह सकता हूं कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से चीज़ें बट गई बिना किसी विवाद के, सब लोगों ने अपने को सैक्रिफाइस किया। अब मांझी जी ने चुनाव के अभी इतना समय पहले किस संदर्भ में क्यों उन्होंने कही, हो सकता है कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने के लिए जब पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जब बातचीत होती है तो उसमें तो वो बात होती ही है। लेकिन मुझे लगता है कि जो एनडीए का स्वरूप है वो उसमें छोटे दलों के हितों की रक्षा भी जरूर होगी, और लेकिन सर्वोपरि बिहार के हित की रक्षा करना है, और वो मुझे लगता है कि बहुत बेहतर ढंग से होगा। और मांझी जी ने जो कहा है वो हर पार्टी उस तरह से देखती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा मिले, ताकि हम अपने कार्यकर्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा जो वादा और भरोसा है उसको हम लेकर के चलें। लेकिन इतना समय पहले मुझे लगता है कि इसको सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक बनाना कि कुछ विवाद है, तो मैं इसमें बहुत स्पष्ट कहूँगा कि बिहार में विपक्ष है ही नहीं। इस बार भी लोकसभा चुनाव में लगभग 250 सीटें ऐसी हैं जहां पे एनडीए ने लीड किया है। और मैं फिर से कह रहा हूं कि 2010 में जो एनडीए की सीटें आई थी उससे ज़्यादा सीटें इस बार होंगी। मैं ये बात इसलिए मैं ये दावे के साथ कर सकता हूँ, दावा 200 पार का आप लोग कर रहे हैं। मैं इसलिए दावा मैं कर रहा हूँ कि आप देखिए अभी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के एक कहिए कि एक माहौल बनाने की कोशिश आरजेडी ने की। आप लोगों ने 2005 को बार बार टारगेट किया, पूरे चुनाव में 2005 पर आपके मुख्यमंत्री टिके रह गए, और अब जबकि आपको क्या आप संतुष्ट हैं जो वर्तमान लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है? एक मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनके पिता की हत्या हो जाती है, लगातार हत्याओं का, लगातार इस तरह का अपराध देखे जा रहे हैं। अगर विपक्ष उठा रहा है तो इसमें गलत क्या है? आपने कब 2005 की चर्चा की है? विपक्ष को उठाना ही चाहिए, और हम तो उम्मीद करते हैं कि प्रोएक्टिवली अगर हमारा गठबंधन कहीं चूक कर रहा है तो उस पर उंगली रखने का काम करे। लेकिन मुझे ये कहना है कि विपक्ष को तो बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। इसलिए बात ये मैं कह रहा हूँ कि जीतन राम मांझी जी हों या उपेंद्र कुशवाहा जी हों या चिराग पासवान जी हों या बीजेपी हो या जदयू हो, आप देखेंगे कि हर पार्टी एक दूसरे के साथ बिहार की तरक्की को लेकर के बात कर रहा है। लेकिन आज की तारीख में तेजस्वी जी कहाँ हैं आपको मालूम है? आज सदन का पहला दिन था, 2 दिन पहले महागठबंधन के लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर एक रस्म अदायगी की। उस पूरे सिनेरियो में क्या लालू परिवार के किसी व्यक्ति को आपने देखा? तो अगर जिम्मेवारी उठाने की बात है तो अगर हमसे कोई चूक हुई, पहली बात तो कि ये लॉ एंड ऑर्डर का सवाल नहीं है। अगर किसी व्यक्तिगत कारण से किसी की हत्या होती है या कोई घटना घटती है, उस पर पुलिस प्रोएक्टिवली उस पर काम करती है। मुख्यमंत्री जी ने खुद संज्ञान लिया, और मुख्यमंत्री जी सिर्फ मुकेश सहनी जी की चीज़ों को लेकर के नहीं संज्ञान लिया, बल्कि पूरे बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के प्रोएक्टिवली आपने देखा होगा कि अभी 112 नंबर की जो सर्विस शुरू किया उन्होंने, उसकी गाड़ियों को लेकर के, चाहे वो ट्रैफिक को लेकर के या रोड एक्सीडेंट को लेकर के या महिलाओं के साथ या बच्चों के साथ जो क्राइम होता है उसको लेकर के प्रोएक्टिवली बिहार की पुलिस जिस तत्परता से काम करती है। और मैं और बताऊं, जैसे मोबाइल चोरी की जैसे घटनाएं होती हैं, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों में लाखों लोगों को बिहार की पुलिस ने उनका मोबाइल खोजा और लौटाया। तो ये जो चीज़ें हैं इसको देखना महत्वपूर्ण है। मैं इसलिए बात में कह रहा हूं कि 2005 से पहले जिस अपराध की बात हम करते हैं वो संगठित अपराध की बात थी। आप आरा की तरफ चले जाइए, आप बक्सर की तरफ चले जाइए, आप मगध में चले जाइए, आप अंग के क्षेत्र में चले जाइए, मिथिलांचल में चले जाइए, आप शाम के 5 बजे के बाद आप घर नहीं पहुंच सकते थे। आज रात के 12 बजे भी बहन बेटियां शादी समारोह से, दूर दूर के कार्यक्रमों से बहुत आसानी से घर वापस लौटती हैं। ये जो खुशी उसके चेहरे पर है, ये लॉ एंड ऑर्डर का सवाल खड़ा नहीं करता है।
ये लॉ एंड ऑर्डर की बात वो कर रहे हैं जिनके ऊपर ये लगा हुआ है। और दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है तो आप बताइए ना, उन कार्यक्रमों से आप क्यों बाहर हैं? आज मुकेश सहनी जी के बोट की जरूरत आपको थी तो आपने हेलीकॉप्टर में मछली खाया, आपने कई चीज़ों को खाने का काम किया, 243 से ज़्यादा सभाओं में आपने हिस्सा लिया, ये सब कुछ आपने बताया। आज जब मुकेश सहनी जी के साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी तो जो सबसे अनन्य मित्र होने का दावा तेजस्वी जी करते थे, आज वो अनन्य मित्र 5.5 घंटे, जब पूरी दुनिया जाग गई, पूरी दुनिया को घटना का पता चल गया, उसके पूरे 5.5-6 घंटे के बाद उनका एक ट्वीट आता है। अस्पताल में भर्ती हैं, इलाज करवा रहे हैं। मुझे नहीं जानकारी है क्या? मुझे नहीं मालूम है। बिहार की जनता को ये पता होना चाहिए फिर कि भाई वो अस्वस्थ हैं, तो बिहार की जनता उनके स्वास्थ्य की कामना करेगी। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस, चुनाव में आपने देखा कि व्हील चेयर पे, देखिए हो सकता है कि वो बीमार हो सकता है, लेकिन मुंबई के एक शानदार कार्यक्रम में उनको हिस्सा लेने में सब परिवार, वहाँ किसी ने उनको व्हील चेयर पर नहीं देखा था, जहाँ तक मुझे याद आती है कि पूरे सब परिवार जिस तरह से वहाँ पर लोग शामिल हुए, शामिल होना ही चाहिए। लेकिन सुख की घड़ी में जब आप कहीं शामिल होते हैं तो एक अनन्य मित्र के घर में कोई हादसा हो गया तो आपकी अनुपस्थिति जरूर ही उस समाज को खलेगा। आपने माई समीकरण बनाया, डबल एम। आपने कहा कि मुस्लिम, मल्ला और यादव, आपने कहा ए टू जेड, आपने कहा माई बाप, उसमें तो मल्लाह छूटता जा रहा है जी। ये तो किसी से छिपा हुआ नहीं है। चलिए आप उस दिन बीमार थे, आज सदन का पहला दिन है, आज आप थे जी। बिहार के डेवलपमेंट को लेकर के, बिहार की तरक्की को लेकर के, बिहार के सवाल को लेकर के 5 दिन का मानसून सत्र है जी। पहला दिन तो वो नहीं है। अब मैं आपको लिख करके देता हूं कि कल भी वो नहीं रहेंगे। जिस तरह से उन्होंने रुपौली में रस्म अदायगी की अंतिम दो घंटे में जाकर, वो तो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि जब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तब तक सदन नहीं जाएंगे। इसका मतलब हो सकता है ना, ये बात भाई संभव है, ये संभव है। लंदन में बैठ करके कोई व्यक्ति, लंदन में बैठ करके कोई व्यक्ति अगर विशेष राज्य पर विरोध प्रदर्शन करता हो तो ऐसे हेलीकॉप्टर में बर्थडे मनाने वाले नेता को भाई लंदन मुबारक हो। ऐसे बिहार की जनता उनको लंदन ही भेज देगी। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि चलिए ये सब चर्चाएं तो हो रही हैं, अब तो 2025 के चुनाव की तैयारी की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं। इस तैयारी को लेकर के किस तरह का आप लोगों का प्लानिंग बन रहा है? क्या प्लानिंग बनना शुरू हो गया है कि अभी आप लोग और वेट करेंगे कि जब उपेंद्र कुशवाहा जी राज्यसभा पहुंच जाएंगे उसके बाद आप लोग उसकी तैयारी शुरू करेंगे? देखिए, पिछले दिनों हमारी एक बैठक हुई थी, आपको 2 दिवसीय बैठक हुई थी, उसमें बहुत स्पष्ट तौर पर था कि हम जिन सीटों पर लड़ेंगे वहाँ तो मजबूती से तैयारी करेंगे ही, लेकिन हम सभी सीटों पर अपनी मजबूती बनाएं ताकि जो भी गठबंधन दल के लोग वहाँ से चुनाव लड़ेंगे उनको हम सहयोग करेंगे। जैसे देखिए, आपने 2024 में आपने खगड़िया की बात की, आपने जमुई, मैं आपको बताऊं कि मैंने जमुई में भी बहुत काम किया और हमारी पार्टी के तमाम लोगों ने अलग अलग रिपोर्ट हमारे यहाँ आया था कि जब आप लगातार एक्टिव रहे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हमारी पार्टी सिर्फ एक सीट पर लड़ी तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी 39 पर हम नहीं लड़े। तो हम कितनी सीटों पर लड़ेंगे ये तो तय होगा बाद में, लेकिन हमारी पार्टी का सहयोग गठबंधन दलों को 243 सीटों पर होगा। ये आप बात के लिए निश्चिंत रहिए। हमारे जो सदस्यता अभियान है अगले महीने में फर्स्ट वीक, पहले सप्ताह अगस्त से शुरू हो जाएगा और हम लोग शानदार सदस्यता अभियान चलाएंगे और पूरे बिहार के अंदर जो हम लोगों ने संकल्प लिया है, एनडीए ने संकल्प लिया है कि 2010 में जितनी सीटें आई थी उससे ज़्यादा सीटें आए, वो हम लोग लेकर के चलेंगे। और मुझे तो इस बात की खुशी है कि तेजस्वी जी जितना ज़्यादा आराम करें वो बेहतर है, क्योंकि देखिए बात बहुत सीधी है। वो उनको प्लेट में रख करके नेता विपक्ष, डिप्टी सीएम का पद, 2 बार नीतीश जी की कृपा से डिप्टी सीएम का पद, नेता विपक्ष का पद, परिवार में राज्यसभा भी जाएंगे, लोकसभा भी जाएंगे, ये सब चीज़ें देखिए वो एक खास तरह की चीज़ें हैं। और मुझे लगता है कि उनको ये लगता है, ये भ्रम हो गया है कि प्लेट में सजा करके उनको मुख्यमंत्री का पद मिल जाएगा। लेकिन 2025 में नीतीश कुमार जी की अगुवाई में बिहार में एनडीए फिर से सरकार बनाएगी और अगले कई दशकों तक बिहार में इस ट्विटर नेता के लिए कोई स्पेस
नहीं है। विकल्प कहाँ है आप लोगों के पास? आप तेजस्वी यादव का विकल्प कहाँ बना पा रहे हैं? आप नीतीश कुमार जी को लेकर के ढो रहे हैं, एक तरह से आप समझिए तो। नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हो जाते हैं तभी उनको मंच पर आप लोग खड़ा करा देते हैं। कोई ऐसा नेतृत्व तो हमको बताइए ना, दूर दूर तक, कि जो तेजस्वी यादव के सामने लंबे समय तक चल खड़ा हो सके। दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। आपके नेता को वहाँ पहले तेजस्वी जी अपने गठबंधन में तय कर लें कि उसका वो नेतृत्व कर पा रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे? अगर बिहार में प्रदेश व्यापी उनका आंदोलन होता है और सिरे से उनका परिवार गायब होता है तो बड़े नेता कहे जाएंगे? तो तय बात है कि उनके नेतृत्व को लेकर के विपक्ष में ही बड़ा सवाल है। और कांग्रेस ने तो खम ठोक लिया है कि भाई किसी भी कीमत पर कम सीटों पर नहीं मानेंगे, तो तय है। और आने वाले दिनों में जो तेजस्वी यादव जी को जवाब मिला है कई सीटों पर, वो आपको दिखेगा आने वाले दिनों में। और अगर हम लोग पौने 200 सीट पर हम लोग लीड किए हैं इस विधानसभा में, तो निश्चित तौर पर हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से लाखों लोगों को हम लोग रोजगार देंगे और डेवलपमेंट को लेकर के जो हम लोग पॉलिसी पर काम कर रहे हैं, और साथ में लॉ एंड ऑर्डर के अंदर जहाँ कहीं भी चूक है उसको जिस तरह से हम लोग दुरुस्त करेंगे, सब चीज़ों को लेकर के आप देखिएगा कि 2010 का रिकॉर्ड टूट जाएगा। नीतीश और तेजस्वी का विकल्प कौन? नहीं, विकल्प की जरूरत तो तब होती है ना जब हमें लगेगा कि अब अभिभावक की जरूरत नहीं है। विकल्प है आपके पास? ये तेजस्वी जी को देखिए आज की तारीख में तेजस्वी जी किस तरह से काम करते हैं और एनडीए कैसे काम करते हैं। तेजस्वी के काम को छोड़ दीजिए, एनडीए में तेजस्वी अगर अच्छा काम करते तो उनको 2020 में सरकार बनाने का मौका मिलता। एनडीए में नीतीश कुमार जी अभी विकल्प हैं, और नीतीश कुमार जी जब जाएंगे राजनीति से, जब वो तय कर लेंगे कि अब हमको इसके आगे नहीं जाना है, तो आपको एक से एक विकल्प आपको दिख जाएंगे। अभी उसको बताने की जरूरत नहीं है, देख आप खुद महसूस करेंगे। लेकिन अगर मैं विपक्ष की बात मैं करूं तो आपको याद होगा 2020 में या उसके बाद भी तेजस्वी यादव जी अपने माता पिता को पोस्टर से बाहर कर दिया था उन्होंने 2019 में। ठीक है, तो मैं ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर समझता हूं कि नीतीश कुमार जी आज हैं, 2025 में भी उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, और बिहार से लेकर के केंद्र तक बिहार अपने हिस्से को लेकर के लड़ता रहेगा, मजबूती से उसको हासिल करेगा और बिहार डेवलप भी करेगा। आप ये बताना मेरा अंतिम क्वेश्चन होगा, और ये क्वेश्चन हम चाहेंगे कि इसका जवाब आप साफ गोई से दें जी, इसको आप घुमाएं नहीं। आप बता रहे हैं कि कांग्रेस महागठबंधन में कर रही है कि कम सीटों पे गुजारा नहीं चलेगा, कम सीट पर नहीं मानेंगे, तेजस्वी के सामने अड़ के खड़ा हो गई है। इधर आपके यहाँ भी मैंने कहा भी कि जीतन राम मांझी खड़ा हो गए। आप लोग कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? देखिए हमारी सीटों को लेकर के अभी कोई हम लोगों ने तय नहीं किया है। अभी हम लोग सदस्यता अभियान चला रहे हैं, ठीक है, उसके बाद सदस्यता अभियान चलाएंगे। उसके बाद हमारे नेता और हमारी पार्टी के जो भी जो दूसरे वरिष्ठ नेता हैं वो सीट टू सीट डिसाइड करेंगे कि कहाँ पर हम मजबूत हैं और कहाँ पर क्या हम कर सकते हैं। तय बात है कि हम अच्छे मजबूती से लड़ेंगे, और मैंने कहा कि हम जिन सीटों पर लड़ेंगे उसके अलावा बाकी 243 सीटों पर हम बहुत मजबूती से एनडीए को मजबूत करेंगे। ये चीज़ें बहुत स्पष्ट हैं। इससे ज़्यादा अभी जब सदस्यता अभियान भी नहीं हुआ हो, ऐसी स्थिति में हम आपको कह दें कि हम 50 सीट लड़ेंगे, 25 सीट लड़ेंगे, 20 सीट लड़ेंगे, कोई मतलब है इसका? अभी हमारी पार्टी नई है, अभी हम लोग को सदस्यता अभियान चलाना है। हम लोग बहुत मजबूती से पहले सदस्यता अभियान कर लेंगे, उसके बाद आपसे सीट पर भी बात करेंगे। चलिए, बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर इन्होंने दिया, और इनके नेता भी डिप्लोमेटिक ही दे रहे हैं कि हम तो एनडीए में हैं ही, और उसका इनाम भी उनको मिला। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे विधानसभा के चुनाव में किस तरह का इनाम मिलता है। राहुल जी से हमारी बातचीत हुई, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर आपके पास कोई सवाल होगा या आगे कुछ जानना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हम फिर से राहुल जी को बुलाएंगे और उन सवालों का जवाब मांगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।